Good morning, students. Today I am going to start with the next topic on this chapter in basic concepts of chemistry, and the topic is Avogadro's hypothesis. Now, it is a very important topic in understanding the basic aspects of atom, atomic mass, and related properties. And before I go into detail of this hypothesis, initially there was a hypothesis given by Berzelius, which is known as Berzelius hypothesis, which states that equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of atoms. तो ये एक बेसिक आइडिया था जो बर्जीलियस ने दिया, और उसने ये देखा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो क्यों ना हम ये कह दें कि अगर हम दो अलग अलग सब्सटेंस लें, अगर वो गैसियस स्टेट में हैं, हम उनकी इक्वल वॉल्यूम ले लें, और अगर इक्वल वॉल्यूम लेके तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें, तो हमारे पास उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आए। सो इस बार इनिशियल एम्पिरिकल इंट्रोडक्शन गिवन बाय बर्जीलियस। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सही मान लें तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई जो बर्जीलियस कह रहा है वो ठीक है या गलत है। तो इसके लिए रिलेटेड जो टॉपिक था उसने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने की कोशिश की, लेकिन बर्जीलियस हाइपोथेसिस वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस आइडिया। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि मान लो अगर हम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करें, रिएक्शन हो तो वाटर बनता है। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन मैंने गैस में ले ली, ये भी गैस में ले ली, और ये भी गैस है, तो हम कहेंगे अगर हम इनकी इक्वल वॉल्यूम ले लें, हाइड्रोजन आपको पता है इसकी हमें 2 वॉल्यूम लेनी पड़ती है, इसकी 1 वॉल्यूम लेनी पड़ती है, और इसके 2 वॉल्यूम्स बनेंगे एज पर द बैलेंस इक्वेशन यू नो। तो अगर हम बर्जीलियस को सही माने तो जिनकी वॉल्यूम इक्वल होगी उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। मान लो अगर 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं, 1 एटम्स हैं, तो यहां पे 2n एटम्स हो जाएंगे बच्चों, यहां पे भी 2n एटम्स हो जाएंगे। और अगर मैं इसको सारे को 2n से डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट 1 एटम, 1/2 एटम एंड 1 एटम, 1 compound atom I will say because it is a combination of 2 atoms. तो 1 compound atom of water अगर हम लें उसमें 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, और अगर इस हिसाब से चलें तो क्या वाटर में आधा एटम ऑफ ऑक्सीजन आएगा? बिकॉज n एटम्स हमने जब डिवाइड किया, इसका मतलब अगर हम बर्जीलियस को सही माने तो हम ये कहेंगे कि 1 कंपाउंड एटम ऑफ वाटर में आधा एटम ऑक्सीजन का होता है। पर अगर हम रिकॉल करें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो वो कहता था कि एक तो पहली बात कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। तो हाफ एटम कभी पार्टिसिपेट नहीं करता किसी रिएक्शन में, इसलिए हाफ एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्जीलियस हाइपोथेसिस इज नॉट करेक्ट वे टू एक्सप्लेन द एटॉमिक प्रिंसिपल्स, जिससे कि हम ये पता कर पाए कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल एटम्स होते हैं। तो इस बात को मॉडिफाई करने वाला जो हाइपोथेसिस है उसी को हम कहते हैं द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ने क्या कहा? उसने ये कहा दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, and this was realized because in case of elements or even compound, the smallest independently existing particle is a molecule. तो अगर मॉलिक्यूल है तो वो जो बर्जीलियस ने गलती कर दी थी, यहां उसने क्या किया था, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं,
इसने कह दिया नहीं जी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। अब यही प्रिंसिपल अगर हम लगा के देखें फिर से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है, 2 वॉल्यूम रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम। अगर हम 2n एटम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे इसमें, अब n मॉलिक्यूल्स and 2n molecules. If I divide it by 2n, I will get 1 molecule of hydrogen reacts with half molecule of oxygen to give 1 molecule of water. Now half molecule of oxygen जो होता है वो exist कर सकता है, because molecule क्या होता है, it is a combination of atoms. तो अगर हम molecule का half लें वो possible है, बर्जीलियस के हिसाब से हमारे पास आ रहा था half atom. Half of an atom is not possible. So that's why we will say that Avogadro's hypothesis is applicable. तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर हम दो गैसेस लें, उनकी वॉल्यूम इक्वल रख दें, टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल रख दें, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम करते हैं इनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें तो दैट कैन बी हेल्प्ड बाय एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। कैसे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस under similar conditions. Density of hydrogen gas under similar conditions. Now what is density? Mass of a unit volume of a gas over mass of hydrogen gas under similar conditions. In other words, we write mass of same volume. इसको हम वेपर डेंसिटी हम कह देते हैं। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की एप्लीकेशन आएगी कि अगर दोनों गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे n मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ओवर मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। n कट जाएगा तो बन जाएगा वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। So everyone knows that mass of one molecule is known as the molecular mass. Mass of one molecule is known as the molecular mass. So vapor density is equal to molecular mass of the gas divided by molecular mass of hydrogen. अब हाइड्रोजन का molecular mass कितना होता है? 2. तो ये आ गया molecular mass of the gas divided by 2. Therefore, molecular mass becomes equal to 2 times vapor density. So, with the help of Avogadro's hypothesis, we are able to derive other molecular mass and vapor density relation, which says that if you want to find out molecular mass of a substance, that is always equal to 2 times the vapor density. Similarly, second application of this law states that it helps to determine the atomicity of a substance, rather homoatomic molecule. Now, what is atomicity? By atomicity, we mean the number of atoms present in one molecule. तो atomicity होती है
नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। मान लो अगर O2 है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है, फास्फोरस है इसकी एटॉमिसिटी 4 है, सल्फर एसिड होता है उसकी एटॉमिसिटी 8 है। तो एक मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के जितने एटम होते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल व्हिच इज इक्वल टू O2 इक्वल टू 2। सो एटॉमिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो O2 की 2 होएगी, P4 की 4 होएगी, एसिड की 8 होएगी, क्योंकि सल्फर एग्जिस्ट एज सल्फर 8 तो 8 होगी। तो हाउ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हेल्प्स, दैट इज द एप्लीकेशन। हम वही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, तो वी से 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। अगर इसमें 2n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें n, इसमें 2n, 1 मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 1 एटम ऑफ वाटर, ऑक्सीजन। 1 molecule of water has 1 atom of oxygen। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हो एटॉमिसिटी, तो ये जो 1 atom of water में आया वो कहां से आया है? फ्रॉम हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो देयरफॉर वी विल से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 1 atom of oxygen। तो मतलब 1 molecule of oxygen is equal to 2 atoms of oxygen। Therefore, atomicity of oxygen is 2। मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो O2 कहलाएगा। So this is how we can determine the atomicity of a substance। So this is known as the application of second application of Avogadro's hypothesis। So now we come to the third application of Avogadro's hypothesis, which states that it helps to derive the relationship between molecular mass and volume of the gas। Now all of you now know that अभी हमने derive किया था molecular mass is equal to 2 into vapor density। What is vapor density? Mass of a given volume over mass of same volume of हाइड्रोजन। कंडीशन सेम रखनी है तभी आपको पता लगेगा। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। Here we define a new term which is known as STP। STP stands for standard temperature and pressure। यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। अब वॉल्यूम इक्वल है, अगर इक्वल वॉल्यूम रखी है तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास नाउ विल बी इक्वल टू 2 into वॉल्यूम ऑफ 1 liter ऑफ द गैस ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 liter ऑफ हाइड्रोजन एट STP। Now वॉल्यूम ऑफ 1 liter ऑफ हाइड्रोजन एट STP कितना होता है? 0.089 लीटर्स। पुट कर देते हैं तो फिर फार्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वॉल्यूम 2 into यहां मास आ जाएगा 2 into मास ऑफ 1 liter ऑफ द गैस ओवर मास हमने हाइड्रोजन निकाल दिया 0.089। तो ये आ जाएगा 22.4 into मास ऑफ 1 liter ऑफ द गैस। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 22 टाइम्स 0.4 टाइम्स 1 लीटर का मास है। या हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP। तो यहां से हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया कि मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP। तो अगर किसी गैस के मॉलिक्यूलर मास जितना मास हम ले लेंगे उस गैस के सेंटर में डाल के, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम आएगी
that will be equal to 22.4 liter. ठीक है? These are the applications of Avogadro's hypothesis. Now we come to the next topic, and that is concept of relative atomic mass. Now relative atomic mass वर्ड इसलिए यूज किया गया बिकॉज एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम देख नहीं सकते, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन एटम. तो इसके लिए जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है उसने हमारी बड़ी हेल्प की. उसने ये बताया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हमने क्या किया, इक्वल साइज के सिलेंडर ले लिए और सब में डायटोमिक एसिड ले ली. इसमें हाइड्रोजन ले ली, इसमें ऑक्सीजन ले ली, इसमें नाइट्रोजन ले ली, इसमें क्लोरीन ले ली. अब इनकी वॉल्यूम इक्वल थी, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम था, तो इनका मासेस जो आने थे, क्योंकि इनमें सब में क्या होने थे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमें नहीं पता कितने हैं पर इक्वल है, ये हमें पता. इसका मतलब इसका जो मास आएगा वो n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास आ गया, वो n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास आ गया, वो n मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का मास आ गया, वो n मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन का मास आ गया. और अगर उस मास को n से डिवाइड कर दें तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास आ गया, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास आ गया, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. और चूंकि सबके मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 है, तो अगर 2 से डिवाइड कर दे तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन आ गया, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन आ गया और 1 एटम ऑफ क्लोरीन. तो हमने देखा सबसे कम मास है हाइड्रोजन का, जिसका मास सबसे कम था. अगर हम उससे सबको डिवाइड कर दें तो जो मास आएगा दैट इज नोन एज relative atomic mass. तो हाइड्रोजन के मास को हाइड्रोजन के मास से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा. ऑक्सीजन के मास को अगर हाइड्रोजन से डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन से कितने टाइम्स हैवियर है, नाइट्रोजन का मास हाइड्रोजन से कितने टाइम्स हैवियर है, क्लोरीन का मास हाइड्रोजन से कितने टाइम्स हैवियर है. तो हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर एटम इज हैवियर, दैट इज बेसिकली द relative atom. Initially we took hydrogen as a standard and इस वजह से हाइड्रोजन को हमें स्टैंडर्ड माना था. तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम पहले डिफाइन करते थे तो ये था कि नंबर ऑफ टाइम्स द एटम इज हैवियर देन द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के मास से कितने टाइम्स हैवियर हमारे एलिमेंट का मास है उसको हम कह देते थे रिलेटिव एटॉमिक मास. ओके, और उस यूनिट को फिर हमने कैसे डिफाइन किया, 1 AMU, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज एटॉमिक मास. लेकिन बाद में ये देखा गया कि हमें जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम है वो कार्बन है. मोर ओवर जब हाइड्रोजन को 1 फिक्स कर लेते थे तो बाकी का एटम फ्रैक्शंस में आता था. तो इसलिए आजकल हम C12 को एज स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं. लेकिन कार्बन के मास को हाइड्रोजन के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/12 द मास ऑफ कार्बन लेना पड़ेगा. क्योंकि वही तो हाइड्रोजन का 1 बनेगा, क्योंकि 1 के हिसाब से हम चलेंगे. तो इसलिए हम 1 AMU को डिफाइन करते हैं, वो है मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. कार्बन के 12 आइसोटोप के मास का, एक एटम का मास का 1/12 अगर ले लें तो वो क्या कहलाती है, 1 AMU. तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मास that is equal to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12 अगर लें तो वो 1 AMU कहलाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन जो है उसका मास 16 AMU है, तो पुराने हिसाब से हम कहते थे 16 टाइम्स हाइड्रोजन. अब हम क्या कहेंगे, 16 टाइम्स 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, मतलब it will be called 16 AMU. So we have developed a new scale of measurement. AMU is a scale which cannot be made practically. It is a relative mass
reference to hydrogen earlier. Nowadays it is referred on the basis of carbon 12 isotope. तो 16 AMU इसका हो गया. सल्फर के लिए हम क्या लिखेंगे? 32 AMU लिख दिया. नाइट्रोजन के लिए 14 AMU लिख दिया. कार्बन के लिए 12 AMU लिख दिया क्योंकि उसको 1 प्लस किया तब तो वो बना. तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के मास को रिलेटिव वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज रेफर्ड टू एज द रिलेटिव एटॉमिक मास. लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा हो. नॉर्मली क्या होता है कि हर एलिमेंट का एक मेन आइसोटोप होता है और दूसरा आइसोटोप बहुत ही कम फ्रैक्शन में पाया जाता है. तो उस वजह से क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है वो हम मेन आइसोटोप का ही ले लेते हैं. लेकिन कुछ केसेस में हमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज कंपैरेबल. इतनी कंपैरेबल है कि हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं मैं जानता हूं, 35 वाला और 37 वाला. और जो 35 वाला है वो नेचर में 75% अबंडेंट है और दूसरा जो है वो 25% अबंडेंट है. तो 25 इज अ बिग नंबर, आई कांट निग्लेक्ट. और मैं क्लोरीन का मान 35 भी नहीं ले सकता. हमने कहा था जैसे मान लो एक एलिमेंट 99.9% है उसका आइसोटोप और दूसरा 0.01 है, तो मैं वहां पे निग्लेक्ट कर सकता हूं कि भी मैं सेकंड को छोड़ दूं. लेकिन यहाँ पे 25% का मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता. तो ऐसे केसेस में हमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास. हम उन एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं. और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है? जो उनकी अबंडेंस है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा. So it is given by, you know, this mathematical tool, that is operator, that is called summation of Ri Mi divided by summation Ri, where R stands for relative abundance and M stands for the mass of that particular isotope. So in this case of chlorine से हमारा average atomic mass कैसे आएगा? दो आइसोटोप है तो हम दो पे रुक जाएंगे. R1 M1 plus R2 M2 over R1 plus R2. तो R1 कितना है? 75%, तो 75 लगा देते हैं. M1 कितना है? 35. R2 37, उसका कितना है? 25%. नीचे कितना आ जाएगा? 75 plus 25. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3550 divided by 100. So that is why we take the mass of chlorine atom to be 35.5 AMU. This is known as the relative atomic mass and average atomic mass of various elements. Now problem अभी भी वही खड़ी है. हमने जो atomic mass का ये concept लिया है relative atomic mass का, इसके लिए यूनिट ले रहे हैं AMU. अब मैं आपको कहूँ बच्चों मेरे को 12 AMU of carbon चाहिए. आप जानते हो कि 12 AMU is the mass of one atom. तो वन एटम को तो हम देख नहीं सकते. हम मेरे को लाके कैसे दोगे? यू कांट. इसका मतलब AMU is a relative scale comparing the mass of different atoms with reference to a standard. Initially it was taken to be hydrogen, now it is taken to be carbon 12. तो हमने क्या किया? इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए एटॉमिक मास के लिए एक नई टर्म बना दी जिसको हम कहते हैं GAM. GAM stands for ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम atomic mass. So this is, what is this gram atomic mass? Gram atomic mass का मतलब होता है when the atomic mass is expressed in grams. इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैंने अभी कहा इसका 1.008 AMU, इसका 12 AMU, इसका 14 AMU, इसका 16 AMU एक एटम का है. अगर इस मास को मैं ग्राम्स में लिख दूं then that is known as the gram atomic mass. अब वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. अब मैं अगर आपको कहूं I want 12 grams of carbon, you can bring. उसमें लाखों क्लोरो एटम्स होंगे, ये बात पक्की है, लेकिन now it becomes available. So gram atomic mass
becomes a measurable range because it is now expressed in grams. और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। देखो ना, अगर ये वन एटम और कार्बन के वन एटम को कंपेयर करें तो ये 12 टाइम्स हैवियर है ऑलमोस्ट, तो मास में मैंने 12 टाइम्स ज्यादा ले लिया। इसका मतलब इन सब में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ही रहेंगे, तो जो रिलेटिव कंपैरिजन उनके एएमयू में था वो सेम रहेगा उनके ग्राम एटॉमिक मास। और जब हमें ये बात पता लग गई तो यू नो एलिमेंट को इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कौन करते हैं? मॉलिक्यूल। तो पहले आता है मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होगा व्हेन एटॉमिक मासेस आर एडेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला we get molecular mass. We get molecular mass. तो जैसे मान लो मेरे को कहा जाए CO2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, मेरे को पता है इसमें कार्बन का मास लेना पड़ेगा और 2 टाइम्स ऑक्सीजन का मास लेना पड़ेगा। कार्बन का मेरे को पता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 2 into 16, 12 plus 32 that is equal to 44 AMU। अब ये प्रॉब्लम वही की वही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां फिर हमने क्या ले लिया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इफ द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 44 grams. So we can determine the molecular mass of any compound, and if it comes in AMU, to express it in the variable range, we take it in grams, and that is known as the gram molecular mass। तो अलग अलग कंपाउंड लेते जाते हैं बेटे। नाइट्रिक एसिड 1 plus 14 plus 48 63 AMU आ गया, ये है मॉलिक्यूलर मास। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 63 grams। Now you come to sulfuric acid, 1 into 2 for hydrogen, 32 for sulfur, 4 into 16 for oxygen, it is equal to 98 AMU, that is equal to 98 grams. Similarly, you can have it for say H3PO4 phosphoric acid, 3 for hydrogen, 31 for phosphorus, 4 into 16, and that is equal to again 98 AMU, it is equal to 98 grams. From sodium hydroxide NaOH, I am doing it for common। सोडियम का कितना होता है? 23 AMU, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल आ गया 40 AMU। एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो ये आ गया 40 grams। Similarly, you have Na2CO3 sodium carbonate, 23 into 2 plus 12 plus 3 into 16, this comes out to be 106, so 106 ग्राम। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट को लेके उसका एटॉमिक मास नोट करेंगे। अगर उसको ग्राम्स में ले लेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल को लेके हम उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स जितने हैं उस फॉर्मूले में उनको ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और फिर से मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, तो उसको ग्राम से कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में मास AMU में दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि वो वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और अगर आप उसको मेजरेबल यूनिट में लेना चाहते हो तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। So we stop over here, and in the next lecture we will start with a very important topic which is the basis of all competitive exams, and that is the mole concept. So all the best till then. Thank you very much.